एक घोड़े ने बताया, कौन सी औरत शादी से पहले ही गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है। साथियों, वह कौन सी औरत होती है जो गैर मर्दों से शादी से पहले ही संबंध बनाने लगती है, जो हमें एक घोड़ा बता रहा है। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथियों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वे कौन सी औरत होती हैं जो शादी से पहले ही गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती हैं, और वे संबंध क्यों बनाती हैं, उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथियों, इस बात को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, आइए चलो चलते हैं, इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि वह कौन सी औरत होती है जो शादी से पहले ही गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रहा करता था। जो राजा बहुत ज्यादा खुश था। उसके जीवन में एक बेटी एक बेटा का प्राप्ति हुई थी और वह राजा जानवरों का बहुत ज्यादा शौकीन था और वह तरह तरह के जानवरों का पालन पोषण किया करता था। उसी के घर में एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी रहा करते थे। वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने उस राजा से कहा एक दिन, हे राजन, तुम अपने घर में बहुत सारे जानवरों को रखे हो और साथ में पशु पक्षियों को भी रखे हो। उसके बावजूद मुझे ये लग रहा है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। तभी वह राजा कहने लगा कि बताओ, कौन से नौकर की मुझे जरूरत है। अगर वह नौकर तुम्हें मिल जाए तो आप उसे फौरन बुला करके यहाँ पर लेके आइए। तभी वह कहने लगा, हे राजन, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप नौकर को यहाँ पर किस लिए रखेगा और नौकर को रखने से क्या आपको लाभ हो सकता है। तभी राजा कहने लगा कि बताइए, मुझे नौकर को किस लिए रखना चाहिए और मुझे क्या लाभ होगा। तभी उन्होंने कहा कि देखिए, तुम जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और पशु पक्षियों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, इसलिए पशु पक्षियों को क्या दुख और तकलीफ हो रही है तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तभी वह राजा कहने लगा कि देखिए, मैं पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं उनके दुख और तकलीफ में सबसे आगे खड़ा होता हूँ और आप कह रहे हो कि उनके दुख और तकलीफ को आपको पता नहीं है, कि आप ही बताओ, जानवरों की दुख और तकलीफ को कौन जान सकता है कि वह क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। तभी वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और कहने लगी कि हे राजन, मैं आपकी यही दुख और परेशानी को दूर करने के लिए बता रहा हूँ। मेरे झरने में एक लड़का रहा करता है। जो लड़का पशु पक्षियों की बोली को जानता है और वह लड़का तुम्हारे बेटी का उम्र का ही है और आप अनुमति देंगे तो मैं यहाँ पर लाके उस लड़के को हाजिर करूँगा। वह लड़का पशु पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखेगा और पशु पक्षियों को कोई भी कमी वह आने नहीं देगा। उस राजा ने कहा, ये तो अच्छी बात है। क्या हमारे पशु पक्षी जो हमारे बारे में सोचते होंगे, वह लड़का क्या हमें बता सकता है। तभी वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि हे राजन, आपके बारे में पशु पक्षी क्या सोच रहे हैं और पशु पक्षी आपसे क्या कहना चाहते हैं और वे रात के समय में या दिन के समय में क्या बातें करते हैं, वह लड़का पूरी तरह से समझ जाता है और आपको अवश्य बता देगा। उस राजा ने कहा कि ठीक है, अब देरी मत करो और तुम उसे लेकर आओ, मेरे यहाँ रहने की पूरी अनुमति है। उस राजा की बात मानकर वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अपने गांव चले जाते हैं और गांव जाने के बाद उसके माता पिता को ये बात बताते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं एक राजा के यहाँ काम करता हूँ और राजा ये चाहता है कि जो भी हमारे यहाँ पशु पक्षी पल रहे हैं उसका देखभाल अच्छे से तो हो रहा है, लेकिन पशु पक्षी क्या बातें कर रहे हैं, क्या वे करते हैं और क्या उनके जीवन में दुख और तकलीफ है, उसके बारे में अगर ये लड़का उस राजा को बताएगा, वह राजा इन्हें पैसे देने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। वह जितना भी पैसा मांगना चाहता है उसे वह राजा दे पाएगा, लेकिन उसे उनके यहाँ काम करना होगा। माता पिता कहते हैं ठीक है, अभी तो हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा रिश्तेदारी में जा चुका है। जब वह रिश्तेदारी से आएगा तो उससे मिल लेना और मिलकर ये बात अवश्य पूछ लेना। और वह माता पिता की बात सुनकर वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर चले गए। 2 से 3 दिन का इंतजार किया। तभी वह लड़का अपने रिश्तेदारी के वहां से अपने घर पर आया। जब वह घर पर आया तो उसके माता पिता ने उसे ये सारी बात बताई तो वह कहने लगा कि अच्छी बात है, मैंने जानवरों को बोली सीखने वाली पढ़ाई की है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा और मैं नौकरी का तलाश भी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी अब मेरे खुद पास चल के आई है।
तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ सकता हूँ। माता पिता के यह बात कहने के बाद घर पर जा पहुंचा, जहाँ पर वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते हैं। वह माता पिता की बात सुनकर उनके घर जा पहुंचा, जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते हैं, और वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है तो उनके पैर को छूता है और कहता है कि चाचा जी, मैं सुन रहा हूँ कि आप मेरे घर पर गए थे और आप मेरी तलाश करने गए थे। मैं घर पे नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तुम्हारी नौकरी को एक जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन तुम उस नौकरी के लिए अगर काम करोगे तो तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। उसने कहा कि बताओ, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे मुझे मुंह मांगा पैसा मिल पाएगा। उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने क्या तुम्हें नहीं बताया है। वह लड़का कहने लगा कि माता पिता ने तो हमें यही बताया है कि तुम जानवरों की बात को बताना और जानवरों को जो भी दुख तकलीफ है वह तुम उस राजा को बताना है, और वह राजा तुम्हें पैसा अवश्य देता रहेगा। और वह कहने लगा कि यही काम है, बस आप तैयार रहो, सुबह मैं आपको लेकर के उस राजा के द्वार पर चलूंगा। इतना कहकर के वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि मैं अभी बेटे छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, आप अपने घर पर चले जाओ। लड़का फिर अपने घर पर चला गया। वह दिन भर बहुत ज्यादा खुश रहा। कभी दोस्तों के साथ घूमने जाता और कभी अपने बगीचे में घूमने जाता, और वह सबको अपने बारे में सभी बात बता देता है। धीरे धीरे रात का समय आ रहा था। अब उसे लग रहा था कि सुबह कितनी जल्दी हो जाए, लेकिन साथियों, सुबह तो अपने समय पे ही होगी। रात के समय में उसका नींद बार बार खुल जा रहा था और वह चाचा जी को बिना बुलाए ही उसके घर पर जा पहुंचा। चाचा जी थोड़ी देर बाद अपने घर से कुछ सामग्री अपने झोला में रखे हुए और रास्ते पे चल दिए। चलते चलते वे रास्ते से गुजर रहे थे। धूप बहुत ज्यादा तेज थी। धूप ज्यादा तेज होने के बाद वहीं पर एक कुएं के पास रुके और वहीं कुएं से एक शीतल जल निकाला, और वह अपने साथ वो सामग्री लिए हुए थे जिससे वह भोजन कर सकते थे, और वे वहीं पर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद वे वहां से चले और चलते चलते उस राजा के घर पर जा पहुंचे। इधर शाम का समय हो रहा था। अब सूरज भी डूबने वाला था और वह सूरज को डूबने से पहले उस राजा के द्वार पर जा पहुंचे। उस राजा ने देखा कि वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति एक लड़का को साथ लेकर आए हैं, और वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने सोचा कि मैं इससे कल सुबह मिलूंगा, और वह कल सुबह मिलने का इंतजार करने लगे। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि सुबह होते ही मैं इस लड़के को उस राजा के पास लेकर जाऊंगा और इसके बारे में मैं उन्हें पूरी बात को बताऊंगा। इतना सोचने के बाद वे लोग जाकर के सो गए। धीरे धीरे रात का समय भी इधर खत्म हो चुका था। सुबह होने के बाद वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से उस राजा के पास लेकर चले जाते हैं। राजा ने उसे देखा और वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। उस राजा ने कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने पशु पक्षियों की बोली समझने वाली पढ़ाई की है और तुम जानवरों की बोली को समझ जाते हो, और क्या वे जानवर कह रहे हैं और कैसे वे बातें कर रहे हैं और वे आपस में क्या बातें करते हैं, क्या तुम इन सब बातों को जानकर बता सकते हो। तभी वह कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके लिए काम करता हूँ और आपसे मैं कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। मैं अवश्य जो जानवर आपस में बात करेंगे वो आपको बताऊंगा, और उन्हें जो भी दिक्कत परेशानी होगी और आपके पास मैं आकर पूरी पेश करूंगा। फिर इतना सुनने के बाद वह राजा कहने लगा कि ठीक है, आज से तुम काम पर लग जाओ और पूरे जानवरों की देखभाल तुम ही करना, और तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम्हें पैसा मुंह महंगा मिलेगा। इतना कह करके वह राजा अपने काम पर चला गया। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को भी उसने काम दिया। काम देने के बाद बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति काम करने लगे। धीरे धीरे इसी तरह वह समय बीत रहा था। वह लड़का पशु पक्षियों की देख रेख करता और उन्हें भोजन खिलाता पिलाता। तभी एक रात का समय हो रहा था और वे सारे जानवर एक तरफ बैठे हुए थे। उसी में एक घोड़ा था। घोड़ा सब जानवरों से बूढ़ा हो चुका था। उन सभी जानवरों में से वह घोड़ा सबसे ज्यादा उम्र का था। वह बूढ़ा था कि वह शाम के समय एक कुत्ते से कहता है, हे कुत्ते भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। कुत्ते ने कहा कि हे घोड़े भाई, आप क्या कह रहे हो, मेरी जिंदगी कैसे ठीक है। उसने कहा कि देखिए, तुम्हारी जिंदगी इसलिए ठीक है कि तुम्हें सिर्फ भोजन करना है। तुम राजा के रखवाले हो, लेकिन एक हमारा समय है और हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वह राजा हम पर सवार हो जाता है
और वह तरह तरह के सामग्री भी ढोता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। उसके बावजूद भी राजा मुझे नहीं छोड़ता है। तभी एक मुर्गा कहने लगा कि हे हे घोड़े भाई, आप जो कह रहे हो वह बिल्कुल सही है। उससे भी बेहतर आप दोनों से भी जिंदगी हमारी खराब हो चुकी है। उसने कहा कि हमारी जिंदगी इसलिए खराब हो रही है कि जब मैं छोटा था तो राजा हमें अच्छे से पालन पोषण कर रहा था, लेकिन मेरे माता पिता भी इस राजा के यहाँ काम करते करते बहुत बड़े हो चुके हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा और हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे माता पिता को वह राजा काट कर खा गया। लेकिन इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि यह राजा मेरा पालन पोषण तो कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन मुझे भी मारकर खा जाएगा। उधर एक बैल खड़ा था। तभी बैल कहने लगा कि तुम सारे चुप हो जाओ। अगर मेरी जैसी जिंदगी तुम लोगों की होगी तो शायद तुम लोग यहाँ पर कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमारे साथ वह राजा बहुत ज्यादा अन्याय करता है। अपने लोगों से कह देता है कि बैल को खोल करके सुबह खेत पर ले जाओ, और उसके बाद मैं भूखा भी रहता हूँ और उसके बावजूद भी मैं खेतों की जुताई करने लगता हूँ। जब मुझे भूख लगती है, जब मेरा पेट लड़खड़ाता है, उस समय उस राजा के कुछ आदमी मुझे मारते हैं और कहने लगते हैं कि यह बैल सिर्फ खाता है और कुछ काम नहीं करता है। इसी तरह सभी जानवर अपनी अपनी दलील को दे रहे थे। बाद में एक बकरा बोलने लगा कि हे भाइयों, आप लोगों की बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन मैं हंसी को रोककर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ये सभी प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति हमें जैसा भी बनाए उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक मैं भी हूँ और राजा मुझे भी पालन पोषण करके बड़ा करता है। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो वह कसाईयों के हाथ बेच देता है और बेचकर मेरे को सारा पैसा हड़प लेता है, लेकिन मेरे जान भी चली जाती है। उसके बावजूद भी मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि यह सब प्रकृति का नियम है और प्रकृति जैसा भी हमारे बारे में सोचे वह सब ठीक है। और उस बकरा की बात सुनकर के सभी पशु पक्षी चौंक गए और कहने लगे कि ए बकरा भाई, तुम तो राजा की तरफ से बोल रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा कैसा इंसान है। वह तो हम सबको हमेशा दुख परेशानी करता है, हमें ढंग से खाने पीने को नहीं देता है और अपने साथ जो नौकर को भी रखा है और वह नौकर भी अच्छे से सामग्री खाने को नहीं देता है कि हमारे जो भी पशु पक्षी हैं वो इतने कम दाने में भी वह खा पी लेंगे, लेकिन हम लोगों का पेट नहीं भरता है। हम लोगों की भी कोई बोली नहीं समझता है। अगर हम लोगों का भी भगवान मुंह देते तो कि इंसानों से हम बात कर पाए तो हमारी बात को शायद कोई समझता, तो हमें भी पेट भरकर शायद भोजन मिल पाता। इतनी गर्मी में भी वह राजा पंखों के साथ सो रहा है, लेकिन हम लोग एक कुटिया में बंद हैं। इसमें कितनी अमावस्या है और अमावस्या से इसमें मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन हम बार बार दुख और तकलीफ को झेल रहे हैं। राजा को इस बात से थोड़ी भी परेशानी नहीं है, लेकिन उस राजा की एक बेटी भी है। वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वह बार बार अपनी बेटी से पूछता है कि हे बेटी, तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ है। उसी में से एक घोड़ा कहने लगा कि हे भाई, कि आप लोगों को पता है कि राजा की बेटी की सुंदरता उसकी माँ पर चली गई है और माँ भी उसकी बहुत ज्यादा सुंदर है और वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। देखना कि एक ना एक दिन उस राजा की बेटी भी बिगड़ जाएगी, कि वह इस कदर बिगड़ जाएगी कि कोई भी उसे संभाल नहीं पाएगा। सारे जानवर कहने लगे कि घोड़ा भाई, आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि राजा तो अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े अच्छे से कर रहा है, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बेटी बिगड़ जाएगी। इतने बात कहने के बाद कुछ जानवरों को धीरे धीरे नींद आ रही थी। उधर वह कुत्ता भी था, उन सबों की बात सुन रहा था। सभी जानवर धीरे धीरे अपनी आंख को बंद कर रहे थे। इधर घोड़े ने भी अपनी आंख को बंद किया और वह लड़का जो गांव से गया था, वह भी लड़का उन सबके पास सोया था और इन सब बातों को वह सुन रहा था। वह सुबह उठकर मुस्कुराता हुआ उस राजा के पास चला जाता है। राजा ने देखा कि यह लड़का मुस्कुराता हुआ हमारे पास आ रहा है। उस राजा को लगा कि शायद ये लड़का मुझसे कुछ छुपा रहा है, जिसके वजह सिर्फ वह हंस रहा है। तभी वह राजा कहने लगा कि तुम क्यों हंस रहे हो और तुम्हारी हंसी का क्या कारण है। तभी वह कहने लगा कि हे राजन, कि आपने यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है कि आप इन जंगली जानवरों की देखभाल करना
और इन पशु पक्षियों की देखभाल करना, और इन्हें जो भी दुख और तकलीफ होगी वो तुम मुझे बताना। लेकिन तुम्हारे घर में जो भी पशु पक्षी हैं वह सारे बहुत ज्यादा दुखी हैं। राजा ने जब ये सुना तो राजा कहने लगा कि है भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर हमारे घर में जो भी पशु पक्षी हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा दुखी होंगे। शायद तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, इसलिए मेरे साथ मजाक करके तुम हंस भी रहे हो। लड़का ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कह रहा हूँ। क्योंकि मैं रात के समय में जब सोने गया तभी मैंने पशु पक्षियों को बात करते हुए इससे सुनकर मुझे तो दुख हुआ। मुझे तो लग रहा था कि आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन आप उन्हें पेट भर के भोजन भी नहीं देते हो, और वे पूरे जंगली जानवरों को, पूरे पशु पक्षियों को और आपको सुनाया। लेकिन वह घोड़े ने उसकी बेटी के बारे में वह बात कहा था, वह बात उसने नहीं बताई। उसे लगा कि अगर मैं ये बातें इसे बता देता हूँ तो राजा मेरे ऊपर भी शक कर लेगा, इससे बढ़िया है, और ये मुझे मार देगा। इससे बढ़िया है कि मुझे बताना ही नहीं चाहिए। उसके बाद ये सब बात बताने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था तो राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और वह अपने जानवरों के पास जाता है और पशु पक्षियों को देखता है, और उन्हें देखकर सोचता है कि शायद वे हमें देखकर बहुत ज़्यादा नाराज होंगे। उस समय एक बैल बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके रोने से वहाँ की जमीन भीग चुकी थी। उस राजा को लगा कि बैल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बैल रो रहा है, इसे कोई ना कोई तकलीफ होगी। और उसने कहा कि हे बेटे, मैंने तो तुम्हें नौकर बना के इन लोगों की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन तुम देखभाल कैसे कर रहे हो? तुम्हारे रहते हुए भी यह बैल बहुत ज्यादा रो रहा है। वह लड़का उनके पास गया और वह अपने मित्रों से बात कर रहा था। अब भाई, मुझे सुबह होते ही ये राजा मुझे काम पर भेज देगा, और मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तब भी मुझे खेत जोतना पड़ेगा। तभी घोड़ा कहने लगा कि हे भाई, हमें इस राजा के घर पे रहना है तो हमें काम तो करना ही होगा। तुम जैसे काम कर रहे हो उसी तरह सब भी अपने अपने काम कर रहे हैं। वह बैल कहने लगा कि हे भाई, मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी कोई पता नहीं है। और वह लड़का ने जब ये बात सुनी तो यह जाकर के उस राजा को बता दी, और वह राजा घबराया और कहने लगा कि जाओ उन बैलों से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। तभी वह लड़का उन बैलों के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, हे बैल, तुम क्या चाहते हो? कि एक इंसान हमारी भाषा को समझ रहा है, बात कर रहा है। तो वह कहने लगा कि तुम कौन हो? आखिर तुम मेरी मदद करने कहाँ से चले आए हो? तुम्हें तो राजा ने नहीं भेजा है, क्योंकि राजा तो बहुत ज्यादा परेशान करता है और दुख और तकलीफ में हम लोगों को ढकेल चुका है। लेकिन राजा ने तुम्हें नहीं भेजा होगा, जिसने भी भेजा है तुम्हें यहाँ पर। तुम उन लोगों की बात मानकर हम लोगों को यहाँ से रिहा कराओ। तुम लोग हमको यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि हम लोग इस जिंदगी से ऊब चुके हैं। और फिर सारे जानवर वहाँ से भागने के लिए पूरी तैयारी करने लगे। तभी वह लड़का कहने लगा कि देखिए, उस राजा ने मुझे भेजा है कि देखिए उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, आप बताओ क्यों रो रहे हो? तभी वह लड़का पूरी बात भी जानता था, उसके बावजूद भी वह बैल के मुंह से सुनना चाहता था, और उस बैल ने उसे पूरी बात बताई। जब वह बैल ने उन्हें पूरी बात बताई तभी उसने वह राजा को आकर सारी बात बताई। तभी वह राजा ने कहा कि ठीक है, आज से वह बैल खेत जोतने नहीं जाएंगे। साथियों, वह बैल तो रिहा हो गए और वह धीरे धीरे बैल जिंदगी में खुश रहने लगा। अब उन सारे जानवरों को पेट भर के भोजन मिल भी रहा था। तभी घोड़े ने देखा कि ये बैल हमेशा खेत जोतने की बारी पे रोने लगता है और ऐसे में इसके शरीर की बर्बादी हो जाएगी। तभी वह कहने लगा कि है बैल भाई, मैंने सुना है कि तुम हल जोतने से पहले कोई ना कोई बहाना उस राजा से बना देते हो और उस बहाने की वजह से तुम बच जाते हो। तभी वह कहने लगा कि हे घोड़े भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे पैर में घाव हो चुका है, घाव होने के कारण मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा है, और मैंने उस राजा के बारे में बहुत ज्यादा बद्दुआ दी है। बद्दुआ इतनी ज्यादा दे दी है कि मैंने कहा है, हे भगवान, कि राजा की बेटी भी हमारी तरह बिगड़ जाए और हम लोग जैसे राजा के साथ कर रहे हैं और वह राजा हमारे साथ भी कर रहा है, लेकिन हम लोग उस राजा की बेटी को बद्दुआ दे रहे हैं कि उस राजा की बेटी भी जिंदगी में हमेशा दुखी रहे, क्योंकि वह राजा अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है।
लेकिन हम लोगों से वह प्रेम नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को अपने घर पर बांध के रखा हुआ है। यह बात कहने के बाद वह घोड़ा कहने लगा कि हे भाई, मैंने भी तो उस राजा की बेटी को बहुत ज्यादा बददुआ दी है, लेकिन उस बच्ची में क्या कमी है जो हमें दुख और तकलीफ देना है। तभी वह बैल कहने लगा कि हे घोड़े भाई, उस बच्ची में ही वह सारी कमी है। बच्ची तो धीरे धीरे बड़ी भी हो चुकी है। उसने राजा से जिद की और कहा कि हे पिताजी, मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है, मुझे पशु पक्षियों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। आप इन्हें अपने घर पर लेके आइए और आप इन्हें अपने घर पर रखिए। मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करूंगी, इन्हीं के साथ मैं खेलूंगी कूदूंगी और हमारे घर में पशु पक्षी रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उस राजा ने अपनी बेटी की बात मानकर हमें कहीं से न कहीं से पकड़ के इस कारखाने में बंद कर दिया है। और यह सब बातें हो रही थी, तभी वह लड़का नौकर के रूप में आया। यह बातें सब सुन रहा था। तो वह कभी हल जोतने जाता है और कभी नहीं जाता है। तभी राजा कहता है, हे भाई, तुम्हें तो मैंने अपना नौकर बना के रखा है, उन जानवरों से तुम जाकर पता करो कि वे अभी भी खुश है कि नहीं है। तभी वह कहने लगा कि हे राजन, वह बहुत ज्यादा दुखी हैं। तभी वे लोग कह रहे हैं कि राजा, हमें यहाँ से रिहा कर दे तो अच्छी बात है। हे बेटे, मैं उन जानवरों को मैं यहाँ से रिहा तो कर देता और मेरी कोई काम भी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरी बेटी ने कहा है कि ये जंगली जानवरों को और पशु पक्षियों को अपने यहाँ पर बांध के रखो और मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अगर मेरी बेटी मेरे से नाराज हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उन लोगों को यहाँ से कैसे रिहा कर पाऊँगा। यह बात सुनने के बाद वह नौकर कहने लगा कि मैं जंगली जानवरों को जब ये बात बताऊँगा, शायद उन्हें लग सकता है कि उन्हें आराम आ जाए और शायद उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारी बेटी की वजह से वे यहाँ पर रुक गए हैं। और वह जाकर के उन्हें बताता है। तभी सारे उससे कहते हैं कि हे नौकर, अगर तू हमारी भलाई चाहता है तो हमें यहाँ से रिहा कर दे और उस लड़की के साथ जो भी होना है वह हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की की वजह से हमको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ मिली है और झेल भी रहे हैं। लेकिन जब से तू भी आया है तब से हमारी दुख और तकलीफ कम तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुई है। एक रात पशु पक्षियों ने जब वह लड़का सोने गया तो और गुस्से को हार लगाने लगे और कहने लगे कि हे नौकर, तूने हमारी बात को नहीं मानता है, उसकी बात भी नहीं समझता है। हम बार बार तेरे को यह गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से रिहा कर दे। अगर तू यहाँ से हमें रिहा नहीं करेगा तो हम लोग तुझे बहुत बड़ा श्राप देंगे और उस श्राप के कारण तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वह नौकर कहने लगा कि नहीं, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुम लोगों को यहाँ से रिहा करूंगा तो वह राजा मुझको बहुत बड़ा अंजाम देगा और मुझे परेशान करेगा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम लोगों की देखभाल करता हूँ और मैं पैसे ही कमाता हूँ। तभी वह पशु पक्षी कहने लगे कि हे नौकर, तू पैसे कमाने की वजह से हम लोगों का सौदा कर रहा है, हमें दुख और तकलीफ में धकेल रहा है। अगर तू अच्छा होता तो हम लोगों को भी यहाँ से रिहा कर देता। वह लड़के से वे बार बार जिद करने लगे तो लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आया और उस लड़का ने उन सबको रात के समय में वहां से रिहा कर दिया। और वह पशु पक्षी रात में जंगल का रास्ता पकड़ लिए और चलते चलते वह जंगल में जा पहुंचे। और इधर सवेरा हुआ तो उस राजा ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि मैं अपनी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ और आप इन जंगली जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना, इनकी देखभाल करना। इतना कहकर के वह राजा चला जाता है। वह राजा की बेटी एक दिन अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है और वह आने के बाद पूरे जंगली जानवरों को दिखाने के लिए लाती है। लड़का आता है तो वह देखता है कि कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर नहीं है। तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है और उस राजा की बेटी का बहुत मजाक उड़ाता है। तभी वह कहता है कि आप तो कह रही थी कि हमारी कुटिया में बहुत ज्यादा पशु पक्षी बंधे हुए हैं जो जंगली जानवर भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें तो एक चींटी भी दिखाई नहीं दे रही है। अब उस राजा की बेटी को अपने पास से पीछे हटना पड़ा और वह फौरन नौकर को बुलाती है। वह कहती है, हे दुष्ट इंसान, यहाँ से वह जंगली जानवर कहाँ गए। तभी वह कहने लगा कि हे मालकिन, कि मुझे तो मालूम नहीं है कि यहाँ से पशु पक्षी कहाँ चले गए, लेकिन वे जहाँ भी गए हैं वहाँ पर वे सुखी होंगे। लेकिन तभी वह कहने लगे कि वे लोग सुखी होंगे और हम लोग दुखी हो गए। फिर मैं अपने पिताजी से कहकर तेरे को पूरी तरह सजा दिलवाने को बात करती हूँ।
और वह अपने पिता के पास यह संदेश भेजती है, तुम्हारा यह नौकर है, इसने सभी जंगली जानवरों को यहाँ से भगा चुका है। तभी राजा ने यह बात को सुना तो राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी वह कहने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, उस नौकर का ख्याल रखना, मैं अपनी रिश्तेदारी से आ रहा हूँ तो उसे भी मैं बुरा से बुरा अंजाम देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उस राजा की लड़की और जिसके साथ वह लड़का आया था, वह दोनों उस लड़के को रखवाला रात में कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जिस दिन वह राजा आने वाला था, उस दिन तो उस नौकर को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसको भी लग रहा था कि अब तो मेरी भी जान जा सकती है। वे भी उस घर से फरार हो गए। उन्हें लगा कि वह राजा मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस लड़के की वजह से मेरी भी जिंदगी बेकार हो चुकी है। तभी वह लड़का रात के समय में जब वे लोग सो रहे थे, वहां से भागने का प्रयास किया और वह भागते भागते अपने गांव नहीं बल्कि जंगल का रास्ता ले पड़ा, जिसके उसे पता था कि अगर मैं गांव में भागकर चला जाऊंगा तो वह राजा वहां पर भी पहुंच जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचा देगा। उसने उस राजा की वजह से वो अपने गांव नहीं गया और वह चलते चलते जहां पर वह जा पहुंचा, जहां पर जिस जंगल में वह जाना चाहता था, जिस जंगल में कोई भी मानव नहीं, सिर्फ जंगली जानवर रहा करते थे। इस समय जब राजा आया और अपने साथ कई लोगों को लेकर आया और उसने कहा कि हे बेटी, ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है? तभी वह कुछ नहीं बोल रही थी। बार बार जब राजा पूछ रहा था, तभी वह कहने लगी कि हे पिताजी, ये लड़का ऐसे ही मेरे साथी के रूप में आया है। और ये कहने लगी कि यह भी हमारी मदद किया हमें रखने में, लेकिन वह लड़का रात के समय में यहाँ से भाग चुका है। उस राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया और वह उस राजा की बेटी वहीं पर फूट फूट के रोने लगी। हे पिताजी, मैंने पहली बार आपसे कोई भी सामग्री मांगी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे कुछ न कुछ अवश्य देंगे, लेकिन आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। और लेकिन मैंने कहा था आपसे कि मुझे पशु पक्षी चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करवाना, लेकिन आपने तो पशु पक्षियों का भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। और वह लड़की रोती हुई चली गई। जब वो लड़की रो रही थी तो उस राजा का कलेजा ऐसा लग रहा था जैसे वह निकलने वाला है, और वह क्या कर सकती थी। धीरे धीरे यह समय बीत रहा था। उस राजा ने इनाम रख दिया कि जो भी उस लड़के को पकड़ के लाएगा, मैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। और वह आदेश कर देता है। उस लड़के की तलाशी होने लगी, लेकिन वह लड़का नहीं मिल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने घर पर भाग चुके थे। अब वह राजा सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन वह लड़का जो राजा की बेटी के साथ आया था, उसी के साथ वह प्रेम कर रही थी, लेकिन वह राजा को यह बात पता नहीं चल रहा था। अब वह उससे विवाह भी करने वाली थी, लेकिन उसे वह क्या मुंह दिखा सकती थी। लेकिन क्योंकि वह लड़का उससे कह रहा था, अगर मैं तुझसे विवाह करूंगा अगर तू मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन उस लड़का से वह झूठ बोल चुकी थी कि हमारे घर में बहुत सारे पशु पक्षी भी पल रहे हैं। और फिर उस लड़का ने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस समय उस लड़के से उसने झूठ बोल दिया है। अब वह उस लड़का के आगे वह अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती। लड़का भी उसके संपर्क से धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन वह उसके साथ बहुत ज्यादा बहुबला संबंध कर चुकी थी और उससे पीछे हटना उसे ये लग रहा था कि हमारी जिंदगी समाप्त हो रही है। जब वह अपने राजा को सब बात बताती है और मैं उस लड़का से प्रेम करती हूँ, तभी राजा कहता है कि ठीक है, क्या वो मेरी बराबरी का है? तभी वह राजा की बेटी कहती है कि वह एक सेठ का लड़का है। जब यह बात वह राजा सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसे ढूंढना वह बंद कर देता है। तभी वह कहती है, हे पिताजी, उस लड़के की वजह से जो नौकर था और वह जंगली जानवरों की देखभाल करता था, उसी की वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। लेकिन वह लड़का कह रहा है, अगर तू मेरे से झूठ बोलेगी तो मैं तेरे से विवाह नहीं करूंगा। लेकिन मैंने तो उससे एक झूठ बोल दिया है और उससे ही वह मेरा धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है और आप उसे जल्दी से यहाँ पे लाइए, नहीं तो मेरी शादी भी यहीं पे टूट जाएगी। अब वह राजा भी बहुत ज्यादा परेशान था। अब धीरे धीरे वह राजा भी उसे ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल पाया और वह लड़का वन में भागते भागते वहीं पर जाकर एक कुटिया बना के वहीं पर रहने लगता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है और वह धूप में सारे जंगली जानवर बाहर निकल रहे हैं। तभी उनमें से एक कुत्ता पहचान लेता है और वह घोड़ा भी उसे देख लेता है। दोनों उस कुटिया के पास आते हैं और आवाज लगाते हैं। आवाज लगाने के बाद में जब वह निकलता है तो वह देखता है ये तो उस राजा के यहाँ जो भी जंगली जानवर रह रहे थे, ये तो वही है।
तभी वह कहता है कि भाइयों आप लोग कैसे हो। तभी सभी जानवर कहते हैं कि तू कैसा है, तू बता। तभी वह कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ऐसे ही बेकार हो गई है। अगर तुम लोग वहां से नहीं भागते तो आज मैं यहाँ पर नहीं आता। और वह पूरी घटना को सुनाता है। और वह घटना सुनाने के बाद वह घोड़ा कहने लगा कि हे नौकर, तुझे चिंता करने की बात नहीं है। क्या तुझे पता है कि कौन सी औरत गैर मर्दों से शादी से पहले ही संबंध बनाती है? उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो मालूम नहीं है। तभी वह घोड़ा कहने लगा कि वही है जो उस राजा की बेटी है। शादी से पहले ही वह उसके साथ गैर संबंध में रह रही है, जिससे वह विवाह भी करने वाली है, लेकिन वह तेरी वजह से विवाह नहीं कर पा रही है। लेकिन उसे पता होना चाहिए, ये 4 लक्षण वाली स्त्रियां शादी से पहले ही वो गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती हैं। जो एक राजा की बेटी है, उसने बताया सबसे पहले कि वह स्त्री होती है जो शादी से पहले ही गैर संबंध बनाने लगती है। जो स्त्री चरित्रहीन होती है, बचपन से वह स्वभाव होता है और उसकी वह स्त्रियां उनकी शादी भी होने वाली होती है, उसके बावजूद भी वह उससे संबंध बनाने लगती हैं। उसके बावजूद भी वह गैर संबंध में जीने लगती हैं। और उसने बताया कि यह दूसरे लक्षण वाली बेबी एक औरत है जिनसे वह शादी होने वाली होती है। जिस पुरुष के साथ उनकी शादी होती है और उनके साथ वह भोग विलास करने की नहीं सोचती हैं, लेकिन वह जिससे प्रेम करती हैं उसी के साथ भी वह संबंध बनाने की कोशिश करती हैं। और वह इसलिए करती हैं, अगर यह बात हमारे घर वालों को पता चली तो मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसी से मैं शादी कर पाऊंगी। और वे उनके माता पिता उनसे शादी भी करवा देते हैं। और उसने बताया कि ये तीसरी लक्षण वाली भी स्त्रियां होती हैं जो सामग्री के लिए, धन संपत्ति के लिए गैर संबंध बनाती हैं। जब वह देखती हैं कि हमारी शादी दूसरी जगह होने वाली है तो वह अपनी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए अपने आशिक से वह पैसे को इकट्ठा करती हैं और उसी के साथ में वह भोग विलास करती हैं, ताकि मैं पैसे इकट्ठा करके अपने ससुराल जाऊंगी, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और उसने बताया कि ये चौथी लक्षण वाली स्त्रियां होती हैं जो शादी से पहले ही गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं, जिसका लाड प्यार बहुत ज्यादा होता है और वह पालन पोषण में भी कोई कमी नहीं होती है। उन्हें इतना ज्यादा छूट दिया जाता है कि वह बिगड़ जाती हैं। जैसे उस राजा ने अपनी बेटी को पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं की थी, वह जैसा जाती और जैसा करती वह उसके साथ वैसा ही करवाता रहा। उसे कभी भी उसे नहीं रोकता था, उसे वह लाड प्यार से पालने लगा। और आज वह उस राजा की बेटी आज मतलबी बन चुकी है, जिस वजह से वह उस लड़के से भोग विलास करने लगी। इतना बात कहने के बाद उस घोड़े ने कहा कि हे नौकर, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। उस राजा की बेटी भी इन्हीं लक्षणों में से एक है और उसके साथ भी यह घटना घट जाएगी। तभी इतना कहने के बाद वह जंगली जानवरों ने कहा कि हे नौकर, तुम्हें चिंता करने की और ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू हमारे बीच रह सकता है। तभी वह लड़का कहने लगा कि लेकिन तुम लोगों तो जानवर हो, जानवरों के साथ एक इंसान कैसे रह सकता है? वे सारे जानवर कहने लगे कि तुम यहीं पर रहो और हम लोग तुम्हारा भोजन भी देंगे। लेकिन उस लड़का ने उनकी बात नहीं मानी और उसने जब वहां से आने की अपने घर पे कोशिश की तो वह रात के समय पर अपने घर पर आया। जब उन लोगों ने यह बात बताई तब वह लड़का डर गया और सोचने लगा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन घर के लोगों की बात मानते हुए वह लड़का शहरों में भाग करके काम करने लगा। साथियों, इस तरह वह लड़का ने अपनी जिंदगी को बचाया। साथियों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक घोड़े ने कौन सी स्त्री के बारे में बताया था जो स्त्री शादी से पहले ही गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आई हो गई होंगी। साथियों, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट जरूर कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे।